अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कामरान एमफिल स्कॉलर सोशियोलॉजी। और आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ज़्यादा अहम है, जो है फेमिनिज़म। और फेमिनिज़म के ऊपर आजकल काफ़ी डिबेट चल रहे हैं और काफ़ी लोग जो है इसके बारे में बहस कर रहे हैं और फेमिनिज़म के बारे में काफ़ी क्यूरियस हैं कि आखिर फेमिनिज़म क्या है और फेमिनिज़म जो है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले फेमिनिज्म में जाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मर्द और औरत क्या है। अक्सर हम ये सवाल नहीं करते, लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिल में ये होता है कि स्पेशली मर्द के जहन में ये होता है कि औरत क्या होगी। पुरतजस्सुस सा सवाल है, ऐसे औरत के जहन में भी होता होगा। देखिए, दुनिया भर में 19 नवंबर को मर्दों का दिन मनाया जाता है। शायद किसी को पता हो, मर्द का तारीख में तहफ़्फ़ुज़ का किरदार बहुत अहम रहा है। चूँकि मर्द अपने घरों के तहफ़्फ़ुज़ के फ़राइज़ सरअंजाम देते आ रहे हैं। इसके अलावा गुज़रे दौर में सिर्फ मर्द ही ब्रेड विनर हुआ करते थे और घर का काजी हुआ करते थे। कहा जाता है कि मर्द की हुकूमत ने औरत को कई अहम हकूक से महरूम कर रखा था, और जिसमें तालीम का हक सर फहरिस्त है, और इसके अलावा जायदाद के हक से महरूम रखना और इनसे ज़बरदस्ती अपनी ताबेदारी करवाना, यही फेमिनिज्म के कुछ तनकीद भी हैं। मर्द एक खूबसूरत तहरीक है, सब जानते हैं, और उसकी मर्दानगी में अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार, रहमदिली सर फहरिस्त है। तो औरतों की तरह मर्द भी हम में आकर आंसू तो नहीं बहाते, ना वो चीरते हैं, लेकिन दिल में बहुत रोते हैं। मर्द में कुर्बत के एहसासात, सेंसिटिविटी, प्यार और मोहब्बत सब पाए जाते हैं, और उन पर जुल्म भी बहुत होते हैं, और उनके साथ रेप के वाकयात भी तारीख के धुंधले सफ़ों में मौजूद हैं। तो मर्द की मर्दानगी को कई मुआशरे बहादुरी की कॉन्टेक्स्ट में लेकर उनके जो जुल्म की कहानियां हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, उसको डिस्करेज करते हैं। वो समझते हैं कि मर्द तो बहादुर होते हैं, और वो बहादुरी के लक़ब के पीछे अपने साथ हुए ज्यादती को छुपाते हैं। अब औरत क्या है? औरत ऐसी तहरीक है जो जज्बात और एहसासात से भरी पड़ी है। औरत को तारीख में खूबसूरती की झलक और गुलामी का दूसरा नाम कहा गया है। ये बात अलग है कि इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। औरत को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर समझा गया है, और इस बिना पर औरत को मुआशरे में कम अहमियत दी गई है और उनको कई हकूक से महरूम रखा गया है। लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में आला तालीम याफ्ता मर्द औरत हैं। जैसे आप देखते हैं कि मर्द भी पायलट हैं तो औरत भी पायलट है, मर्द भी डॉक्टर हैं तो औरत भी डॉक्टर है, इसी तरह मर्द भी ड्राइवर है तो औरत भी ड्राइवर है। लेकिन जब औरतें पब्लिक स्पेयर में आ गई, मतलब कि जब वो घरों से बाहर आ गई, अपने जो नीड्स एंड नेसेसिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए जब वो बाहर आ गई, यानी कि पब्लिक स्पेयर में आ गई, तो एक्सप्लॉयटेशन यानी इस्तेहसाल के जो है वो कई अकसाम वजूद में आ गए। यानी जैसे जिनसी ज्यादती के एवज पोजीशंस देने के वाकयात भी सुनने को मिले हैं, और यही वो रुकावटें समझी जाती हैं औरतों को पब्लिक स्पेस से रोकने के लिए। चूंकि कहा यह जाता है कि टॉप पोजीशंस के ऊपर जो है वो मर्द ही है, ठीक है, टॉप पोजीशंस पे मर्द बैठे हुए हैं, और उनकी पैट्रियार्की औरत के लिए रुकावट है। पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की इज द डोमिनेंसी ऑफ मेल, ठीक है। तो पेट्रियार्की जो है वो मेल डोमिनेंस को कहते हैं। लेकिन याद रहे कि आजकल औरतें भी कई मुआशरों में टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, और इन जैसे कई मसाइल को हाईलाइट करने के लिए जो तहरीक वजूद में आ गई, उसको हम बोलते हैं असल में फेमिनिस्ट मूवमेंट और फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एक ऐसा तस्वुर है जिसके मुताबिक मर्द और औरत दोनों बराबर इंसानी हकूक, बुनियादी सहूलियात और इक्तिसादी और समाजी हुकूक के मुस्तहिक है। असल में फेमिनिज्म मर्दों और औरतों के बीच बराबरी के रिश्ते की बात करती है।
फेमिनिस्ट ने बहुत तरह के कैंपेन किए, मसलन वोट देने और लेने के लिए, और पब्लिक ऑफिस तक रसाई के लिए, जॉब्स मिलने के लिए, और कुछ तो हद और हुकूक से भी आगे तक बात करती हैं, जैसे मर्द और औरत की जिस्मानी एक्सपोजर की बराबरी। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस जो है, चूंकि एक बहुत बड़ा मसला है, से उनको बचाया जाए, रेप से बचाया जाए, और तालीम और हेल्थ और ख़ानदानी मामलात में उनको बराबरी की निगाह से देखा जाए, और इसके अलावा उनको उनके गेटअप से डिग्रेड ना किया जाए। ठीक है, तारीख में अगर देखा जाए तो औरत को हमेशा मुख्तलिफ अतवार में कमज़ोर समझकर डिग्रेड किया गया है। देखिए, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के मुताबिक जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, तो उस माशरे में बराबरी हुआ करती थी। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, द वेरी फर्स्ट सोसाइटी जो थी, उस सोसाइटी में जो है वो समझते हैं कि ये इसमें बराबरी थी, इक्वालिटी थी, और कुछ यही ख्याल जो था वो फ्रेडरिक एंगल का भी था। अगर आप लोगों ने कभी कार्ल मार्क्स पढ़ा हो तो आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा, फ्रेडरिक एंगल का, जो कि कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही करीबी दोस्त था, और उन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ काफ़ी काम भी किया है ये सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर, और उन दोनों के मुश्तरका तौर पर बुक्स भी शाया हैं। तो ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, औरत को भी वही मकाम हासिल था वहां पे जो मर्दों को था। ठीक है, अब देखते हैं जो फेमिनिज्म वर्ड है ये कहां से आया है, किसने यूज किया है। देखिए, लफ्ज फेमिनिज्म जो है ये सबसे पहले चार्ल्स फोरियर ने इस्तेमाल किया और इजाद किया, जो कि एक फ्रेंच यूटोपियन सोशलिस्ट थे। तो फेमिनिज्म को समझने के लिए जो जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट्स या प्रोफेसर्स होते हैं, वो फेमिनिज्म के वेव्स को समझते हैं, उनके अद्वार को समझते हैं या लहरों को समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें फेमिनिज्म के तारीख के बारे में भी आगाही होती है। वेव्स मतलब कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मसाइल को एक्सपोज करने के लिए फेमिनिस्ट जो थे वो खड़े हुए, और उनको आसानी से समझने के लिए वेव्स में तकसीम किया जाता है। मैंने पहले भी बताया, उसको वेव्स में तकसीम किया जाता है, और जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव। ठीक है, सबसे पहली जो किताब जिसमें खवातीन के हुकूक की बात की गई वो वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, जिसका नाम है मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, उनकी किताब जो 1792 में लिखी गई थी, उसका नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। तो उसमें तालीम और तरबियत की बराबरी की बात की गई थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी। तो हम बात कर रहे थे फेमिनिज्म, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की। तो फेमिनिज्म की आम तौर पर 3 से 4 वेव्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो चले अब फर्स्ट वेव को देखते हैं। फर्स्ट वेव 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी की मूवमेंट है। ठीक है, इसका ताल्लुक औरतों के कानूनी हुकूक, खुसूसन वोट देने के हक के साथ था। चूंकि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर ने सबसे पहले औरतों को जब वोट देने का हक दिया तो उसका असर पूरे यूरोप में फैल गया। ये वोट देने का हक 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के साथ ही औरतों को हासिल हुआ। कहा यह जाता है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में औरतों को वोट देने का हक था। यूरोपियन ने यह शिकवा किया कि रशिया, चूंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो इतने बड़े पैमाने पर औरतों का हक देते हैं, तो आप क्यों नहीं देते? मतलब आप एक डेमोक्रेटिक हो तो आपको भी चाहिए कि वो आप हक दे दें। क्योंकि बड़े पैमाने पे जो है वो रशिया में सबसे पहले वोट देने का हक जो है वो औरतों को हासिल हुआ। और इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राइट ऑफ सिटीजनशिप और पॉलिटिकल राइट्स के लिए औरतों ने जद्दोजहद की थी। तो उससे भी इस लहर ने एक सबक हासिल किया था। और आम सी बात है कि फैसिस्ट की हिकमत अमलियों ने औरत को पैसिव सिटीजन बनाया हुआ था और उनको इग्नोर किया गया था। जो फर्स्ट वेव था तो उसमें जो रोशनी डाली गई वो
राइट टू वोट पे डाली गई, ठीक है, उसके साथ जो है वो एजुकेशन भी है। और सेकेंड वेव जो है ये 1960 की मूवमेंट है। कहा जाता है कि औरत ने लिपस्टिक से बाइकाट कर दिया और वो अपने हाई हील्स जो है वो तोड़ देती थी, बाल कटवा देती थी। उनका ख्याल था कि हमें ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है, हम मर्दों के लिए सजे हैं और मर्द हमसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस बिना पर तो कई औरतों ने शादियों से भी इनकार कर दिया। असल में सेकेंड वेव का आगाज अमेरिका और यूरोप में सिविल राइट मूवमेंट्स के साथ हुआ। सिविल राइट मूवमेंट यानी नस्ल परस्ती से पैदा होने वाले जो रुकावटों के खिलाफ जो आवाज लोगों ने उठाई थी और एक मूवमेंट कायम हुआ था, उसको हम बोलते हैं सिविल राइट मूवमेंट्स। आप लोगों को पता होगा जो अफ्रीकन अमेरिकन हुआ करते थे तो उनको जो है उनको सिग्रीगेट किया गया था, उनको अलग किया गया था। रेस्टोरेंट्स में उनके साथ खाना नहीं खाया जाता था, क्लास में भी उनको जो है वो साथ नहीं बैठने दिया जाता था। एक पिक्चर है गालिबन मेरे पास, मैंने देखी है कि इसमें उस दौर की जो एक ब्लैक मैन जो है वो क्लास में सब लोगों से अलग थलग बैठा है। तो इस किस्म के जो है वो ऑपरेशंस, डिस्क्रिमिनेशंस जो है वो वहां पे हो रहे थे। तो इसके लिए जो है वो सिविल राइट मूवमेंट्स जो है उन्होंने जन्म लिया, जो स्टार्ट से ही कलर बेस्ड था, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक। तो ये जो सेकेंड वेव है इसमें ट्रेडिशनल जेंडर एंड फैमिली रोल पर सवालात उठाए गए हैं और क्वियर थियरी का कयाम हुआ। क्वियर थियरी आप जानते हैं, क्वियर थियरी जेंडर स्टडी की एक बहुत ही अहम थियरी है, सोशियोलॉजी में भी है। क्वियर थियरी के मुताबिक जो बाइनरी कैटेगरीज हैं उनको वो रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, ये फिर बाइस्ड हो जाते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। तो वो सिरे से इस जेंडर के जो टू कैटेगरीज हैं उनसे इनकार करते हैं कि उनको खत्म कर दिया जाए, उनको साइकोलॉजिकली उनको खत्म कर दिया जाए ताकि लोग जो है वो एक खुली फिजा में सोचें और वो इन चीजों को ना सोचते हुए सोचें। तो इसके बाद जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये 1990 से लेकर 2000 के दौर में रोनुमा हुआ। उस दौर में दोनों अदवार के जो नुकात है, जो पॉइंट्स हैं वो जमा करने के साथ साथ औरत की शख्सियत, उनका जिस्म, मोहब्बत, अखलाकियात के साथ जुड़े मुख्तलिफ स्टीरियोटाइप्स को जो है वो चैलेंज कर दिया गया और उन्होंने मुख्तलिफ जिनसी और जिस्मानी इस्तेहसाल के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई और सोशल मीडिया पर औरत को जिस तरह पेश किया जाता है इसको क्रिटिसाइज किया गया और इन तमाम मसाइल का जड़ जो है वो समझते हैं कि वो पैट्रियार्की है, ठीक है। अब जो है वुमेन सोशियोलॉजिस्ट समझती है कि औरत का जो एक्सपीरियंस है और जिस तरह वो वर्ड को इंटरप्रेट करती हैं, जैसे इमेजेस के जरिए, लैंग्वेज के जरिए, उसका तयन मर्द ही करता है। इसमें जो सबसे अहम सोशियोलॉजिस्ट है, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, उसका नाम ड्रोथी स्मिथ है। उन्होंने जो वुमेन स्टैंड पॉइंट थियरी जो है उन्होंने ये दी थी, उसका नाम इसमें बहुत अहम है। इसी तरह जो है पेट्रियार्का हिल कॉलिन एक और फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट है, ने ब्लैक वुमेन के एक्सक्लूजन की बात की है कि ब्लैक वुमेन के ऊपर उन्होंने काम किया है, उन्होंने ब्लैक वुमेन को एक्सक्लूड करार दिया है कि ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और ये इस टाइप के जो है वो जो रूलिंग टेक्स्ट होते हैं उनमें उनकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो गिलमन है उनका एक बहुत मशहूर वर्क जो है द येलो वॉलपेपर, आपने नाम सुना होगा। ये येलो वॉलपेपर जो है इसमें ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं शॉर्टकट बता देता हूं। ये गिलमन जो है ये नफ्सियाती तौर पर जो है वो आप समझे कि एंग्जाइटी का शिकार हुई थी, काफी डिप्रेस्ड थी वो। तो जब शोहर को मालूम हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया और वो उन्हें जो है वो एक कई और जगह मतलब लेके आए ताकि ये घूमे फिरे और थोड़ा सा जो है उसका जहन फ्रेश हो जाए, कुछ इसी तरह। तो जो दूसरे घर वो लोग आए तो वहाँ पे जो
ऊपर का छत था, तो उसमें एक कमरा था, वहां पे एक वॉलपेपर लगा हुआ था, एक येलो वॉलपेपर, जिसको बच्चों ने मतलब कि पेंसिल के जरिए, किसी चीज के भी जरिए उन्हें खराब कर दिया था। उसमें कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। तो वो गिलमन जो है वो उस वॉलपेपर को देखती थी और वो चाहती थी कि इसके पीछे कोई है, और वो इसके बारे में क्यूरियस थी कि मैंने उसको तलाश करना है। और इस वजह से उनका जो नफ्सियाती मसला है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो बार बार वो आती और उस वॉलपेपर को देखती रहती थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इस वॉलपेपर में एक औरत कैद है। तो औरत के कैद होने का मतलब यही लिया जाता है कि औरत जो है वो फैमिली जो मैटर्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या डोमिनेंसी हैं, या ऑपरेशंस हैं, उसके पीछे कैद है। उनके जो औरत के जो प्रॉब्लम्स हैं, मर्द उसे समझ नहीं पाता। ये गिलमन का क्रिटिसिज्म भी है मर्द के ऊपर कि मर्द जो है वो औरत के प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाता, उनको फील नहीं करता। ठीक है, असल में यहां पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ गई कि एक इनफॉर्मल इंटरव्यू मैंने ली थी मर्दों से। तो मर्द भी यही कहते हैं कि औरत को हम समझ नहीं पाते। कभी कहते हैं कि ये एक उलझन है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। और कभी कभी तो लोग कहते हैं कि औरत जो एक्सप्रेस करती है वो उसके अगेंस्ट फील करती है। तो अजीब अजीब तरह के रिस्पॉन्सेज जो है वो लोग देते हैं। बट मैं तो खुद यही समझता हूं कि औरत जो है वो एक बहुत बाइज्जत एक जेंस है, बहुत बाइज्जत तहलीक है। ठीक है, इसके अलावा आम तासुर यह है कि जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वुमन को अपने वर्क में हमेशा इग्नोर किया है या उनको डिग्रेड किया है। जैसे कॉम्ट जो है, अगस्ट कॉम्ट, द वेरी फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हु कॉइन्ड द वर्ड सोशियोलॉजी, उनके मुताबिक जो मर्द सेक्सुअली डिप्राइव्ड हैं उनको औरतों के हवाले कर दो। अच्छा, अब देखते हैं फेमिनिज्म के टाइप्स को। फेमिनिज्म के तो इतने सारे टाइप्स हैं कि उनको कवर करना इंतहाई मुश्किल है, और आए रोज जो है वो नए नए टाइप्स बनते जा रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं फेमिनिज्म के वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है लिबरल फेमिनिज्म। इस स्कूल ऑफ थॉट में फेमिनिज्म की बुनियाद जॉन लॉक हम जानते हैं, और कांट की लिबरल सोच के इंसान आजाद है और सोचने समझने की सलाहियत रखता है, पर मबनी है। लिबरल फेमिनिस्ट के मुताबिक औरत भी मर्द के बराबर ही अकल और शऊर रखती है। ठीक है, और इसलिए इसको मर्द के बराबर ही हक मिलना चाहिए, जो कि पेट्रियार्की की वजह से नहीं मिलता। पेट्रियार्की आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी कि पेट्रियार्की क्या होती है, मतलब कि मेल डोमिनेंसी जो है। इसके बाद जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है उनका ख्याल है, उनके मुताबिक औरत के साथ माशी नाइंसाफी हो रही है, कार्ल मार्क्स के वर्क से जो रिलेटेड है। औरत को उनके घर के कामों का मुआवजा मिलना चाहिए, मतलब कि जो औरत घर में काम करती है शी शुड बी प्रोडक्टिव, मतलब कि उन काम के उनको पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, और वो भी मर्द की तरह जो है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ये उनका ख्याल था। फिर इसके बाद जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म है। तो रेडिकल फेमिनिज्म समझता है कि औरत के एक्सप्लॉयटेशन की वजह उनकी बायोलॉजी है। ठीक है, जैसे वो बनी है, ये इनके जिनसी आज़ा ही हैं जिनकी वजह से मर्दों ने मुख्तलिफ तरीकों से उसे एक्सप्लॉइट किया है। ये जिनसी तब्दीली इस एक्सप्लॉयटेशन से निजात का जरिया समझते हैं। तो ये थी मुख्तसर सी कहानी। अब आजकल औरत मार्च पे बहस चल रही है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चूंकि अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें ना, तो उसमें सिर्फ वाइट वुमेन जो थी, वाइट वुमेन की एजुकेशन और उनके वोटिंग की बात की गई थी। ठीक है, अच्छा जो सेकंड वेव है
सेकेंड वेव में सिमोन एक राइटर थी, वो लिखती है कि मेन जो है और वुमेन वो बायोलॉजिकली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिफरेंट है, ठीक है। इसके बावजूद वो लिखती है कि मर्द और औरत को बिल्कुल सेम अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और उनकी बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि कैसे, मर्द तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मर्द जो है वो प्रेगनेंसी के मराहिल से नहीं गुजर सकता। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं और ये नहीं कि इसमें किसी एक की वैल्यू कम है, ऐसा भी नहीं है। मतलब औरत और मर्द की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी वैल्यू जो है वो बराबर है। इसको दूसरे पे या एक दूसरे पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, वो तमाम जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है। हाँ वो डिफरेंट हो मगर वैल्यू जो है वो बराबर है। इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे मुआशरे में इस्तेहसाल औरत का नहीं बल्कि हर निचले तबके के मर्द और औरत का होता है, और जो टॉप पोजीशन होल्डर है चाहे अगर वो औरत हो तो उसके मातहत जो है वो कई मर्द होते हैं। फेमिनिज्म को अगर सही मानों में लिया जाए तो इसको ऐसे बिलबोर्ड्स उठा के पेश ना किया जाए जिसमें मर्दों से नफरत जाहिर हो। एक अखलाकी मुआशरे में रहकर हम मर्द और औरतें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए जिससे गलत तासुरात पैदा हो। जायज हुकूक चाहे मर्द के हो या औरत के, दोनों का हक है कि वो उन हुकूक के हुसूल तक पहुंचे। मगरिब में रुनुमा होने वाला फेमिनिज्म वहां के जिन जिन मुल्कों में गया उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। क्यों? इसका मतलब है कि इंसान अपने इर्द गिर्द माहौल, मजहब, जबान में डलता है, ठीक है। अगर वहां से वैसे का वैसा हम उठा लाए तो यहां इसको प्रैक्टिस करना हमें खुद एलियनेशन, इंस्ट्रेंजमेंट और आइसोलेशन का शिकार बना देता है। इस्लाम ने मियां बीवी के बीच अच्छे रिश्तेदारी की तलकीन की है और दोनों को अपनी जिम्मेदारियां बताई हैं और यह भी कहा कि शोहर की नाफरमानी ना करो। तो एक बात याद आ गई कि एक छोटी सी चीज ढूंढने में बेशुमार मोहब्बत हो तो उसको ढूंढने में क्या खर्च है, यह भी लिखा गया है। तो असल में बात यह है कि जब लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते, अपनी सोच विचार नहीं करते, अपने मुआशरे के मुताबिक अकल और दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं करते और अपने मजहब और सकाफत की रोशनी में इल्म और अमल को अहमियत नहीं देते तो वहां कैसे दानिश्वर पैदा होंगे और कैसे आगे बढ़े। बदकिस्मती यह है कि दीन को फॉलो करने वालों को बैकवर्ड समझा जाता है। क्यों? ये हमारी सलाहियतें, हमारी सोच, हमारा तहकीक का अमल सोया हुआ है। दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर कौमों में चाहे मर्द हो या औरत मुत्तहिद रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।